हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फाइनली गाइस अभी हिस्टोरी का चैप्टर 2 है, राजा, किसान और नगर। तो यही चल रहा है। अभी आज दूसरा पार्ट है। तो अभी पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइस हमारा हेडिंग है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। सो फाइनली गाइस 16 महाजनपदों में से प्रथम मगध को ही क्यों रखा गया है, तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की हिंस करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी दबा लेना। तो चलिए देखते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सर्वाधिक शक्ति संपन्न महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार मगध की समृद्धि के कई कारण बताते हैं, जैसे मगध क्षेत्र में कृषि की उपज विशेष रूप से अच्छी होती थी। आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें सरलता से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। इसके साथ ही गंगा तथा इसके सहायक नदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। किंतु आरंभिक जैन व बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे तथा इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम मगध की राजधानी थी। राजगह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के मध्य बसा राजगह का एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिससे वर्तमान में पटना कहते हैं। पटना की गंग के जलमार्ग से आगमन पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध जनपद के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक यानी अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषतः मूर्तिकला, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। मेगास्थनीज की रचना के कुछ ही अंश आज उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्र भी इस काल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। संभवतः अर्थशास्त्र के कुछ भागों की रचना कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। जैन, बौद्ध पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत साहित्य में भी मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, किंतु पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेखों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। अशोक संभवतः प्रथम सम्राट था, जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा हेतु प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर संदेश लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इस धर्म में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर सम्मिलित है। शिलालेखों के विवरण। तो पहले इसमें दिया गया है, पहले व दूसरे शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। तीसरे शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे 5 वर्ष पश्चात निरीक्षण कार्य करें। चतुर्थ शिलालेख के सामान्य व्यवहार संबंधी नियम विस्तृत हैं। 5वें शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का विवरण है। 6ठे शिलालेख में आत्म संयम पर बल दिया गया। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक द्वारा की गई धर्म यात्रा का वर्णन है। 9वें शिलालेख में वास्तविक उत्पादन एवं वास्तविक कृतियों का वर्णन है। 10वें शिलालेख में राजा एवं उच्च पदाधिकारियों को सदैव जनहित में लगे रहने को कहा गया। 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का विवरण है। 14वें शिलालेख में जनता के
जनता को धम्म का जीवन ग्रहण करने का उपाय बताया गया। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए नैतिक उत्थान संबंधी बौद्ध धर्म के सिद्धांत धम्म का प्रचार अपने साम्राज्य में किया। धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण व सार्वभौमिक थे। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृतिक में रूपांतरण है। अशोक के धम्म की परिभाषिक राहुलोदासत नामक ग्रंथ से लिखी गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का प्रमुख सिद्धांत है। भ्रू शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिसंघ बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करता है। उसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर बल दिया है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामंत्रों को दिए गए हैं। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अपने 3रे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई है कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें एवं जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा है। धम्म की स्थापना। तो फाइनली गाइस आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंह शीर्ष दिया है जो अशोक का एक धम्म से शिलालेख था। धम्म की स्थापना। धम्म के विकास एवं धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामंत्र की नियुक्ति की गई। भाषाएं और लिपियां। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर से मिले अभिलेख अरोमोइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृतिक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर के कुछ अभिलेख खरेष्टी में लिखे गए हैं। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म प्रचारक और स्थान देश मनझाइतंक कश्मीर तथा गंगाधर, महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालय पर्वतीय देश, महादेव महिषामंडल मैसूर, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, धर्मरक्षित अपरांतक महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका, सोना तथा उत्तर सुर्ण भूमि। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानियाँ पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सूर्यगिरी। इन 5 राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो यह स्पष्ट होगा कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक प्रत्येक स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। मौर्य साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविधतापूर्ण और अलग अलग प्रकार के थे, जैसे एक अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र और दूसरी ओर उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। संभवतः सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों के चयन में विशेष सावधानियां बरती गई थी। तक्षशिला व उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सूर्यगिरी सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी थे। तो फाइनली गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मानचित्र दिया गया है जो अशोक के अभिलेखों का विवरण है। तो इधर आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के संचालन के लिए इसका भूमि व नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना जरूरी था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में अनेक सप्ताह या महीने तक का समय लगता है। इसका आशय है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालनार्थ एक समिति और 6 उप महासमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक नाम नौसेना का संचालन करता था, दूसरी ओर यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी अश्वारोहियों, 5वीं का रथारोहियों तथा 6ठी का काम हथियारों
जानवरों के लिए चारे व व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारियों की नियुक्ति करने का कार्य करते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट अखंड बनाए रखने का प्रयास किया है। उन्होंने धर्म के प्रचारक द्वारा भी किया। धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे और कल का हमारा हेडिंग रहेगा मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो फाइनली गाइस, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।